इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आप जानते हैं क्या होता है इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स एक्चुअली? व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहला ही जो टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? वी हैव परहैप्स ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अर्लियर क्लास। आपके अर्लियर क्लास में, बचपन में भी आपने हो सकता है इकोनॉमिक्स पढ़ा हो। 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स था, हालांकि वो बहुत अलग से कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं था डेडिकेटेडली, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स 10th क्लास में आपके पास था और आपने ओवरव्यू किया है उसका। यानी आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स ओवरऑल क्या होती है। यस, ओवरऑल इकोनॉमिक्स आपको मालूम है कि वो क्या होती है। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? किसने इसकी डेफिनेशन दी थी सबसे पहले? तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था वो थे मार्शल। देखिए यहाँ पे उनका नाम लिखा है, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज, देखिए क्या कहता है एल्फ्रेड मार्शल का जो लैंग्वेज है, एल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया है? कॉल्ड द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये स्टडी ऑफ मैन मतलब इकोनॉमिक्स मैन की स्टडी है, इंसानों की स्टडी है, आदमी की स्टडी है। इकोनॉमिक्स ऑफ मैन, किसी इंसान की ये स्टडी है, किसी इंसान की स्टडी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और किस चीज़ की स्टडी है ये उसकी? इस इंसान की किस चीज़ की स्टडी है? द बिजनेस ऑफ लाइफ, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, आदमी के लाइफ के ऑर्डिनरी बिजनेसेस। अब बिजनेसेस से यहाँ पे क्या मतलब है कि इंसान अपनी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है उनका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। देखिए इंसान की लाइफ कैसे कैसे चलती है, एक इंसान क्या क्या हो सकता है वो ज़रा हम देखें। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान क्या क्या हो सकता है। तो पहला, व्हेन यू बाय गुड्स, अगर आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ सामान आप खरीद रहे हैं मार्केट से, ठीक है, व्हेन यू बाय गुड्स, जब आप सामान खरीद रहे हैं, यू मे वांट टू सेटिस्फाई योर ओन पर्सनल नीड्स, तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान खरीद रहे हैं। भाई कोई भी सामान हम मार्केट से खरीदते हैं तो हमारा क्या टारगेट होता है कि हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट पूरी हो उससे। ठीक है, अगर हम अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मार्केट से कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ गुड्स को परचेज करते हैं, तो उस केस में हम क्या हैं? कंज्यूमर। यानी मैं एक इंसान हूँ, अभी मैं मार्केट जाता हूँ और अपने लिए कुछ खरीद के लाता हूँ जो मुझे ज़रूरी है, जो मुझे चाहिए, जो मुझे खाना है, पीना है, या कपड़े हैं तो मुझे पहनना है। तो सारी चीज़ें जो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें मार्केट से ख़रीद के लाता हूँ, तो मैं उस समय पे जब मैं चीज़ों को ख़रीद रहा हूँ, जब चीज़ों को ख़रीद रहा हूँ तो मैं हूँ एक कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है जो चीज़ों को यूज़ करता है या कंज्यूम करता है। तो मैं अपने लिए चीज़ें खरीद के ला रहा हूँ, तो मैं हो गया, यहाँ पे मैं हो गया कंज्यूमर। भी खरीद के लाया, मैं कोई भी आर्टिकल लाया, लेट्स सपोज आप एक पेन लेके आते हो, तो अगर आप पेन लेके आते हो तो पेन से आप क्या करोगे? राइटिंग। अगर आप राइटिंग करोगे पेन से तो हो गए आप एक कंज्यूमर। पेन यूज़ होगा, पेन कंज्यूम होगा आपके यूज़ करने से, तो आप कंज्यूमर हो, पेन को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप अगर गुड्स को खरीद रहे हो, मार्केट से गुड्स को खरीद के लाते हो, तो आप हो जाते हो कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। व्हेन यू सेल गुड्स, अब हो सकता है कि एक इंसान जो खरीद के ला रहा है वो है कंज्यूमर, एक दूसरा इंसान है जो सेल कर रहा है। सेल कर रहा है यानी बेच रहा है गुड्स को, सामान को। तो सामान को जो बेच रहा है वो कौन है? टू मेक प्रॉफिट। अच्छा, जो सामान को बेच रहा है, दूसरों को बेच रहा है, और क्यों बेच रहा है? टू मेक अ प्रॉफिट फॉर योरसेल्फ। वो अपने लिए कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है, अपना कुछ फ़ायदा कमाना चाहता है। फ़ायदा कमाने के लिए जो चीज़ों को सेल कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है, वो कौन है? अ सेलर। तो सेलर क्या करता है? सामान बेचता है। कंज्यूमर क्या करता है? खरीदता है और यूज़ करता है, खरीदने के बाद उसे यूज़ करता है। कंज्यूमर तभी खरीदेगा, तभी यूज़ कर पाएगा जब सेलर उसे सेल करेगा। ओके, तो कंज्यूमर है जो खरीदता है, सेलर है जो बेचता है। अब देखिए सेलर ने क्या बेचा आपको? सेलर ने आपको
कोई प्रोडक्ट बेचा, अमूल का दूध लेके आए आप। अब अमूल कौन है? अमूल वो है जो मिल्क के पैकेट, दूध के पैकेट्स आपके लिए तैयार करता है और आपके शहर तक उनको पहुंचाता है। जगह जगह से दूध जमा करना, मदर डेयरी या अमूल, ये जितने भी आपके कंपनीज़ हैं, या लिज्जत पापड़ या चिप्स, हल्दीराम वगैरह, जो भी कुछ आप ख़रीदते रहते हो मार्केट से, वो सारी चीज़ें कोई ना कोई बनाता भी है। तो बनाता कौन है? या तो एक फार्मर। अब आप आटा, चावल, गेहूँ ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इनको कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है इन्हें? फार्मर। बनाता है मीन्स उगाता है। तो फार्मर फसलें, बेसिकली अनाज और फल सब्जियां वगैरह फार्मर प्रोड्यूस करता है। और अगर आप मार्केट से बाइक खरीदते हैं, साइकिल खरीदते हैं, लूडो, कैरम गेम, टॉयज़ वगैरह खरीदते हैं, तो वो फार्मर नहीं बनाता, वो कोई फैक्ट्री बनाती है, कोई कंपनी बनाती है। तो ऐसी कंपनियों को जो सामान बनाती हो हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर। जैसे आपने मोबाइल जो ख़रीदा है सैमसंग का या रेडमी का, जो भी कोई आपके पास मोबाइल है एप्पल वगैरह का, वो सभी रेडमी, एप्पल, सैमसंग, वो सभी क्या हैं? मैन्युफैक्चरर हैं। दे आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। एक्चुअली वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ मैन्स लाइफ, समझ आ रहा है? एक इंसान की लाइफ में यही चीज़ें चलती रहती हैं। कभी इंसान कुछ खरीदता है, खरीदने वाला इंसान, या मैं ही हो सकता है कि मैं एक पेन खरीद के, एक मार्कर खरीद के लाता हूँ, उस समय पे मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है। उस मार्कर से मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ, उस समय पे मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाना भी एक तरीके का प्रोडक्शन है, क्योंकि मैं कुछ न कुछ बच्चों को मेरा सर्विस दे रहा हूँ, तो वो प्रोडक्शन है। या फिर पढ़ाना भी एक तरीके की सेलिंग ही है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले में अगर मैं उनसे फ़ीस लेता हूँ तो वो भी, मैं वहाँ पे सेलर भी हूँ, मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर भी हूँ। यानी मैं क्लास उनके लिए बना रहा हूँ, क्लास चला रहा हूँ और उन क्लासेस को सेल कर रहा हूँ। तो एक इंसान की लाइफ में यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसीलिए मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स किसका सब्जेक्ट है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है एक इंसान की लाइफ के ऑर्डिनरी बिजनेसेस को स्टडी करने का। इकोनॉमिक्स के अंदर हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और टर्म आता है सर्विस होल्डर। तो जो हमने पहले डिस्कस किया था, एक था हमारा कंज्यूमर, नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है जो चीज़ों को यूज़ करके ख़त्म कर देता है। जैसे आप दूध लेके आए हो 1 लीटर, तो कल सुबह तक आप उसे यूज़ कर दोगे और कल सुबह तक ये दूध आपके पास बचेगा नहीं, ये यूज़ हो चुका होगा, ठीक है। तो कंज्यूम हो गया, ठीक है। कंज्यूम और यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंज्यूम एंड यूज़ का डिफरेंस भी यहाँ पे हमें समझ लेना चाहिए। जैसे आप एक मोबाइल यूज़ करते हो, आपके पास मोबाइल है, क्या है आपका? मोबाइल। मोबाइल को अभी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो यू आर यूजिंग योर मोबाइल। तो मोबाइल जो है वो कंज्यूम नहीं होता, मोबाइल होता है यूज़, ठीक है। मैं माउस से लिख रहा हूँ, तो माउस से लिखना इजी नहीं होता, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। मोबाइल यूज़ होता है, कंज्यूम नहीं होता। देखिए अब यूज़ और कंज्यूम में क्या डिफरेंस है। जबकि मिल्क, आप जो मिल्क लेके आते हो, मिल्क आप मार्केट से लेके आते हो, तो वो कंज्यूम होता है, वो यूज़ नहीं होता, वो कंज्यूम होता है। तो कंज्यूम का मतलब है कि कोई चीज़ यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाए। जब चीज़ें यूज़ होने के बाद एंड हो जाती हैं, वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती, तो उसे कहते हैं हम कंज्यूम, ठीक है। मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो, अभी ये कल के लिए भी रहेगा, ये हमेशा रहेगा। अगर ये ख़राब ना हो जाए, अगर इसे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसे आप हमेशा ही यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ का मतलब है कि आप बार बार उसे यूज़ कर सकते हो, उससे वो ख़त्म नहीं होता, उसकी लाइफ पे कोई असर नहीं आता। लेकिन मिल्क अगर आप एक बार यूज़ कर चुके हो, एक बार पी चुके हो, तो फिर वो मिल्क अब नहीं है दुनिया में। तो कंज्यूमर वो है जो क्या कर रहा है? कंज्यूमर यानी जो सामान को कंज्यूम कर देता है, सामान को इस्तेमाल कर देता है, इस्तेमाल करके ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब कंज्यूमर है तो कोई सेलर भी होगा। कंज्यूमर तक चीज़ें पहुंचेंगी कैसे? तो उन्हें सेल करना पड़ेगा। तो सेल यानी बेचेगा कोई। सारी चीज़ें कंज्यूमर, कुछ कुछ चीज़ें कंज्यूमर अपने लिए खुद बना सकता है। हो सकता है मैं अपने घर में कुछ बनाऊँ, छोटी मोटी चीज़ें उन्हें कंज्यूम करूँ, बट
जनरली सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें हमें मार्केट से परचेज करके लानी होती हैं, और मार्केट में जो हमें बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो कौन है? सेलर। तो एक इंसान या तो कंज्यूमर है, या फिर वो सेलर है, और या फिर हमने थर्ड पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है कि वो प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है चीज़ों को। प्रोड्यूस करने का मतलब वो नई नई चीज़ें बना रहा है। नई नई चीज़ें कैसे बना रहा है? देखिए, सेलर बनाता नहीं है। अगर आप पेन की दुकान पे जाते हैं, स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, और वहाँ से आप एक पेन लेके आते हैं, तो पेन दुकान वाले ने बनाया नहीं है, वो सिर्फ उस पेन को बेच रहा है। पेन को बनाने वाला कौन है? पेन को बनाने वाले जो कंपनी है वो आपका है, जैसे रेनॉल्ड्स। अगर आप रेनॉल्ड्स का पेन लेके आए हैं, ठीक है, इस तरीके से लिंक के पेन आते हैं, ये रेनॉल्ड्स, ये लिंक, ये सब जो कंपनियां हैं आपकी, रोटोमैक, या जो भी आपके डिफरेंट कंपनियों के आप पेन ला सकते हैं, लग्जर का ला सकते हैं आप, ठीक है, लिंक का, रेनॉल्ड्स का, ये सारी कंपनियां हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं? पेन को बनाती हैं, बेचती भी हैं, लेकिन ये बना के बेचती हैं, यानी ये प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर ने सामान दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने उसे कंज्यूमर को दिया, ये सेलर है। दुकानदार हो गया सेलर, और ये कंज्यूमर हो गया। और एक और यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी आती है इंसानों की। देखिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंसान किस किस तरह के हो सकते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंसान बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप उन्हें अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो। एक डॉक्टर अगर इंसानों की कैटेगरी बनाएगा, तो डॉक्टर इंसानों की कैटेगरी बनाएगा, हेल्दी इंसान, बीमार इंसान, कम बीमार इंसान, ज़्यादा बीमार इंसान। लेकिन अभी कौन कैटेगरी बना रहा है? अभी हम किसके बेसिस पे कैटेगरी बना रहे हैं? इकोनॉमिक्स के बेस पे कैटेगरी बना रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से आदमी की 4 कैटेगरी हो सकती हैं। एक ऑर्डिनरी आदमी के लाइफ में ये 4 कैटेगरी होती हैं, या तो वो कंज्यूमर है, या वो सेलर है, या फिर वो प्रोड्यूसर है। एक फोर्थ कैटेगरी आती है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। हालांकि फोर्थ और थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्थ को अलग से दिया गया है। सर्विस होल्डर, जो वहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, सर्विस होल्डर या सर्विस प्रोवाइडर भी इस चीज़ को बोला जाता है, सर्विस होल्डर या फिर सर्विस प्रोवाइडर। कंज्यूमर क्लियर है, चीज़ों को खरीदता है, यूज़ करके ख़त्म कर देता है, वो कंज्यूमर है। सेलर जो बेचता है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर यानी जो बनाता है उन चीज़ों को। और सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर वो है जो सर्विस देता है। अब देखिए, सर्विस देने में सर्विस प्रोवाइडर कैसे? जैसे अगर आपके घर में कूड़ा उठाने वाला आता है, या आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, आपका फ़ैन ख़राब हो गया है या कूलर ख़राब हो गया है, तो आपका फ़ैन अभी बिगड़ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, के लिए आप किसको कॉल करोगे? इलेक्ट्रिशियन को कॉल करोगे। अब इलेक्ट्रिशियन आपके घर में आता है और फ़ैन को रिपेयर कर देता है। कुछ नहीं करा, वो आपसे कहता है कि इस फ़ैन का एक वायर था जो यहाँ से थोड़ा सा हिल गया था, और मैंने उसे टाइट कर दिया, अब आपका फ़ैन चल रहा है, और आप मुझे सर्विस चार्जेस दो 100 रुपीज़, ठीक है। हालांकि आप उससे बहस करते हो कि भाई 100 रुपीज़ क्यों, किस बात के, एक वायर ही तो ढीला था, आपने टाइट किया। वो बोलता है दी नहीं, वायर ढीला था, टाइट था, वो एक अलग केस है, बट मैंने अपना टाइम दिया है आपको, मैं अपनी दुकान से, अपने काम से छोड़ के आपके पास आया हूँ, आपके घर तक आया हूँ, मैंने यहाँ पे अटेंड किया इसको, तो ये मेरे सर्विस चार्ज होते हैं। यानी ये फ़ैन रिपेयर करके इलेक्ट्रिशियन ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया क्या? उसने आपको कुछ दिया? कोई चीज़ उसने आपको दी, प्रोडक्ट या सामान, कुछ गुड्स उसने आपको दिया। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स यूज़ करता है या सर्विस यूज़ करता है। अच्छा, प्रोड्यूसर कौन है? जो गुड्स बनाता है, सामान बनाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिशियन है ना, ये प्रोड्यूसर नहीं है, क्योंकि इसने आपको कोई सामान नहीं दिया, इसने आपको कोई सामान नहीं दिया। तो इसने आपको दिया क्या? 100 रुपये किस बात के लिए लिए? कई बार तो लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि बेकार के 100 रुपये लेके चले जाते हैं जी, है ना, कुछ करते नहीं है, बस यहाँ पे आया, एक उसने एक स्क्रू घुमाया और 100 रुपये ले लिए। तो वो बेकार के नहीं लेके गया, उसने आपको अपनी मेहनत दी है। वो आपके घर तक आया है, उसने वहाँ पे टेस्टिंग किया या चेक किया, उसको जो भी प्रॉब्लम थी उसको फाइंड आउट किया,
उस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए उसने कहीं से नॉलेज लिया होगा, कहीं स्कूल फ़ीस दी होगी, कहीं पे ट्यूशन फ़ीस दी होगी, तो वो काफ़ी मेहनत से इस लायक बना है कि वो आपका फ़ैन रिपेयर कर दे। अगर ये इतना आसान होता तो आप खुद भी अपना फ़ैन रिपेयर कर सकते थे, उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो उसके अंदर कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपने उसको 100 रुपीज़ पे किए। तो उसने बेसिकली आपको दिया क्या? क्या उसने आपको कोई गुड्स दिया? नहीं, उसने आपको सामान कोई नहीं दिया, गुड्स कोई नहीं प्रोवाइड करवाया। उसने आपको जो दी है उसका नाम है सर्विस। तो इंसान या तो खरीदने वाला है या बेचने वाला है या फिर वो बनाने वाला है, और कभी कभी वो सर्विस प्रोवाइडर है। इवन आपके जो ट्यूशन टीचर हैं वो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, तो ट्यूशन टीचर भी आपको क्या देता है? क्या वो कोई सामान देता है आपको? नहीं, वो आपको कुछ भी नहीं देता है, बस नॉलेज देता है या सिर्फ अपनी सर्विस देता है। ठीक है, नॉलेज या अपनी सर्विस, अपना 1 आवर। अगर आप 1 आवर के लिए ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन टीचर ने आपको क्या दिया? अपना 1 आवर दिया है। और आप कहेंगे कि 1 आवर के अलावा उन्होंने हमें नॉलेज भी दिया है। ठीक है, एनीवे उन्होंने नॉलेज भी दिया है, बट बेसिकली जो वो चार्ज करते हैं आपको, जो पैसा लेते हैं आपसे, वो 1 आवर का लेते हैं, क्योंकि 1 आवर तक वो आपके साथ हैं, आपको पढ़ा रहे थे। तो उनको कुछ ना कुछ उस 1 आवर का अपना सर्विस का कॉस्ट आप पे करते हैं। इलेक्ट्रिशियन को पे करते हैं क्योंकि उसकी वजह से आपका फ़ैन चलने लगा, टीचर को पे करते हैं क्योंकि उसके वजह से आप पढ़ रहे हैं, डॉक्टर को पे करते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो आपकी जो बीमारी थी, बॉडी में जो परेशानी थी, उसको डिटेक्ट कर दिया गया और अब उसे दूर कर दिया गया, इलाज हुआ है आपका। ठीक है, दुकानदार, अब देखिए दुकानदार एक प्रोडक्ट को खरीद के लाता है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये मान लेते हैं ये प्रोडक्ट ए है, इसको एक दुकानदार खरीद के लाता है 10 रुपये में और आपको बेचता है 12 रुपये में। और बहुत से लोग ये कहते हुए सुने होंगे आपने कि अरे ये तो बिल्कुल फालतू का अंधी कमाई हो रही है, देखिए 10 रुपये पर 2 रुपये बेकार में खा रहा है, इसको तो 10 ही रुपये का पड़ा है ये। तो ऑफकोर्स वो क्यों नहीं यहाँ पे 2 रुपये लेगा, 2 रुपये लेगा, इसी के लिए उसने दुकान खोली हुई है। ठीक है, तो 2 रुपीज़ क्या है, वो बेकार का नहीं ले रहा है, उसने दुकान खोली है, दुकान का वो किराया देता है, या किराया नहीं देता तो उसकी खुद की दुकान होगी, उसने उस पर पैसा लगाया होगा, बहुत महंगी दुकानें हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि वो वहाँ पे बैठा है, उसका जो समय है वो बहुत कीमती है, उस टाइम पे वो और भी कुछ करके और कुछ कमाई भी कर सकता था। तो हमारा जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स इन्हीं सब चीज़ों का सब्जेक्ट है। इकोनॉमी का मतलब है कि चीज़ों को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना, कि उनका मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हम उन चीज़ों से ले सकें, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और इन एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आगे आएगा, बार बार आता रहेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? कंज्यूम करना या फिर प्रोड्यूस करना या सर्विस प्रोवाइड करना। तो एक इंसान इनमें से कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है। ठीक है, तो इंसान क्या है? या तो कंज्यूमर है या सर्विस होल्डर है। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस होल्डर। ठीक है, ऊपर लिखा है देखिए सर्विस होल्डर और नीचे लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर। ये दोनों एक ही बात है, सर्विस देने वाला। जैसे वकील, डॉक्टर, ये सब सर्विस देने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। मैं कुछ खरीदता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं कुछ बेचता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं डॉक्टर हूँ, किसी का इलाज करता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं पेशेंट हूँ, डॉक्टर से इलाज लेता हूँ, तो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिर है क्या। सम अप करते हैं, यहाँ पे सम अप किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वंस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो हैं, क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी? अगर हम शॉर्ट में बोलें तो कौन सी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वन दैट आर अंडरटेकन फॉर मॉनिटरी गेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हैं जिनको मॉनिटरी गेन के लिए, गेन का मतलब होता है फ़ायदा उठाने के लिए, मॉनिटरी का मतलब होता है रुपया, पैसा, मनी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सभी एक्टिविटी हैं, वो सारी एक्टिविटी जिनको हम प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, जिनको हम गेन के लिए कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ जिनसे हम फ़ायदा कमाते हैं, जिनसे हमें किसी न किसी तरीके का फ़ायदा होता है, यानी रुपए पैसे का लेन देन जिन एक्टिविटी में होता हो, प्रॉफिट या फिर लॉस होता हो, उन एक्टिविटीज़ को हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक्स मीन्स बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब देखिए, यही है एक
मैन की, एक आदमी की ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक इंसान अपनी ऑर्डिनरी लाइफ में, अपने सामान्य ज़िंदगी में, अपनी नॉर्मल लाइफ में एक इंसान यही सारी चीज़ें करता रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये शायद हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इतना तो हम जानते होंगे, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ नए टॉपिक्स हैं नहीं। एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अपने घर में डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली में पापा, मम्मी, सिस्टर, ब्रदर सभी लोग होंगे, और उनकी एक्टिविटीज़ को ज़रा नोट डाउन करो, क्या क्या एक्टिविटी वो लोग करते हैं, या आप खुद भी अपनी फैमिली में हो, अपने आप को। पापा क्या करते हैं, वो ड्यूटी जाते हैं और उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, वो ड्यूटी जा रहे हैं या कुछ भी वो काम कर रहे हैं, दुकान पे जा सकते हैं या और भी कुछ वो काम उनका हो सकता है, वो एक कुछ एक्टिविटी करते हैं। सुबह ऑफिस जाते हैं, अगर वो ड्यूटी जाते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करते होंगे, कुछ काम करते होंगे, और उसके बदले में उन्हें मनी मिलता है, यानी पैसा मिलता है। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई, मॉनिटरी एक्टिविटी है। मॉनिटरी एक्टिविटी जो हमने अभी डिस्कस की थी, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे प्रॉफिट हो रहा है। आपके पापा जॉब पे जा रहे हैं और उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, तो ये एक्टिविटी कौन सी कैटेगरी में आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में आएगी। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है, लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ मेंबर ऑफ योर फैमिली। अपने फैमिली मेंबर की अलग अलग एक्टिविटी को लिस्ट करो। लिस्ट करो मतलब लिखो, उनको पेपर पे लिखो। पापा क्या करते हैं, क्या क्या उनके काम हैं, मम्मी क्या करती है, क्या उनके काम हैं, अर्निंग्स वगैरह क्या हैं, ब्रदर, सिस्टर, सबकी लिस्ट बना के उनकी एक्टिविटी, उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ को आप लिख लो। ठीक है, वुड यू कॉल देम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब देखो इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, आपके ब्रदर की, पापा की, मम्मी की, सभी की, इनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी है जिनको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हो। तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, पापा ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे वो वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं काफ़ी, शाम को लौटते हैं, उनका एक शेड्यूल है जाने का, रोज़ ही उनका कोई वर्क शेड्यूल होता है, और मंथ एंड पे उनको कुछ सैलरी मिलती है, यानी उन्हें कुछ प्रॉफिट होता है, उन्हें कुछ गेन होता है। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट और लॉस हो, जिसमें पैसे का गेन हो या लॉस हो, वो एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मम्मी, अगर मम्मी भी जॉब करती हैं तो उनकी भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। ठीक है, तो जहाँ कुछ फ़ायदा या नुकसान जैसी कोई एक्टिविटी होती हो। अब दिन भर में आपके ब्रदर और आप लगभग नॉन प्रोडक्टिव या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक स्कूल में पढ़ना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी और ये सब। बट पढ़ाई करने से ये कोई गारंटी नहीं होती कि आपको नौकरी मिलेगी, या पढ़ाई करने से इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। पढ़ाई करने से सिर्फ एक ही चीज़ की गारंटी होती है कि आप स्मार्ट हो जाएंगे, यू विल बिकम स्मार्ट। बस अब आप स्मार्ट हो गए हो, आपको आपके जैसे स्मार्ट लोगों की कुछ कंपनियों को और कुछ ऑफिसेज़ को ज़रूरत होगी, तो वो आपको हायर करेंगे, तब आपको कहीं जाके सैलरी या पैसा अपनी पढ़ाई के थ्रू मिल सकता है। तो आपकी जो पढ़ाई है वो डायरेक्ट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इनडायरेक्टली वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो सभी एक्टिविटी को आप इकोनॉमिक कह सकते हो, लेकिन हम इस तरह की एक्टिविटी को इकोनॉमिक नहीं कहेंगे जो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक हो। जो डायरेक्ट जिनसे कुछ प्रॉफिट या लॉस होता हो, तो हम उन एक्टिविटीज़ को कहेंगे कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो वाई इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी हम समझ गए कि किसी चीज़ को ख़रीदना, किसी चीज़ को बेचना, नौकरी करके पैसे कमाना, सर्विस प्रोवाइड करके पैसे कमाना, या पैसे का लेन देन करना, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। बट फिर भी अगर ये हैं तो हैं, इन्हें स्टडी क्यों करना चाहिए, इनको स्टडी करने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बुक में डिस्कस किया गया है, वी कांट गेट समथिंग फॉर नथिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स में हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बट इकोनॉमिक्स वाई, इकोनॉमिक्स क्या है, इससे पहले हम ये समझ लें कि इकोनॉमिक्स क्यों है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ तो रहे होते हैं, लेकिन हमें उनका ये नहीं मालूम होता कि क्यों पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सब कुछ पढ़ के हमने रख दिया है। बट अगर हमें ये नहीं पता कि ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ये कहीं पे यूज़ होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर कहीं यूज़ होता है क्या? यस, वो यूज़ होता है। आपका साइन थीटा कॉस थीटा कहीं यूज़ होता है क्या? यस, वो यूज़ होता है। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे तो आपको मैथमेटिक्स का एक एक छोटी से छोटी फॉर्मूले आपको अपनी लाइफ में यूज़ करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा तो होगा, या कुछ तो होगा जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए, इकोनॉमिक्स बेसिकली आर्ट्स का भी सब्जेक्ट है, आर्ट्स के बच्चे भी इसे पढ़ते हैं, बट कॉमर्स में या कमर्शियल लाइन के जो बच्चे हैं, बिजनेस लाइन के जो बच्चे हैं, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस का, जो हमने अभी डिस्कस किया, कहीं कंज्यूमर और कहीं पे प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर वगैरह वगैरह। तो एक इंसान हर समय किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है? तो कॉमर्स या बिजनेस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो बिजनेस के लिए इकोनॉमिक्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ अलादीन की कहानी यहाँ पे बताई गई है। इफ़ यू एवर हर्ड ऑफ अलादीन, अलादीन की स्टोरी अगर आपने पढ़ी हो तो यहाँ पे लिखा गया है, तो पढ़ी हो तो क्या आपने पढ़ी है? अलादीन की कहानी सभी बच्चे जानते हैं। अलादीन के पास एक लैंप होता है, एक चिराग होता है उसके पास, और उस चिराग को वो जब भी रब करता है, कहीं पे स्क्रैच करता है, तो उसके अंदर से क्या निकल के आ जाता है? एक जीनी। इंस्टेंटली जीनी आ जाता है और वो जीनी को बताता है कि उसे क्या चाहिए। कभी वो उसको बोलता है कि मुझे रहने के लिए एक ब्यूटीफुल महल चाहिए, तो जीनी उसके लिए बना देता है ना। और जब भी वो उसे कुछ भी खाना होता है या कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अलादीन को, तो जीनी उसके लिए मिनटों में वो काम कर देता है ना। बट देखिए, अब आगे यहाँ क्या लिखा है? इन रियल लाइफ वी कांट बी एज लकी एज अलादीन। तो रियल लाइफ में तो कोई अलादीन नहीं हो सकता कि उसके पास ऐसा चिराग हो और वो उसको स्क्रैच करे और वहाँ से जीनी निकल के उसकी ख्वाहिशें पूरी कर दे। हमारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए इस तरीके का कोई जीनी नहीं है। तो वी कैन नॉट गेट एनीथिंग फॉर नथिंग। टॉपिक क्या था? यू कैन नॉट गेट एनीथिंग फॉर नथिंग। अलादीन की तरह आप फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैन नॉट गेट एनीथिंग फॉर नथिंग मतलब कि आपको कुछ भी पाना है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ लॉस करना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। अगर हम शॉर्ट में इस चीज़ को बोलें, कुछ खोना का मतलब है, खोने से मतलब यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ आपको देना होगा। आप कुछ तो देंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपको कोई चीज़ मिलेगी। इवन आपको अगर पेन चाहिए तो आप 5 रुपये दे के आओगे, 10 रुपये दे के आओगे। 1 रुपये का पेन हो, बहुत सस्ता पेन हो, तब भी आप कुछ ना कुछ दे के ज़रूर आओगे। अच्छा, अगर आपको पेन गिफ्ट में मिला हो तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि पेन तो मुझे गिफ्ट में मिला, ये वाला जो पेन है ये मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। तो एनीवे, अगर आपको बर्थडे गिफ्ट मिला है तो आपको जिस भी दोस्त ने या जिसने भी वो बर्थडे गिफ्ट दिया है, उसके बर्थडे पे आपको भी कुछ गिफ्ट देना होगा। अगर हमें गिफ्ट मिलते हैं तो गिफ्ट मिलते ही हमें गिफ्ट देने के बारे में भी तुरंत सोचना होता है, क्योंकि अगर गिफ्ट मिलते हैं तो वो देने भी होते हैं। कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है, और यहीं से शुरुआत होती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इन्हीं चीज़ों का सब्जेक्ट है कि हमें कुछ मिलता है कुछ देने से। तो अब इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें? इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ी जाती है कि हम कितना दे रहे हैं और हमें कितना मिल रहा है। यस, एक डॉक्टर को आपने 500 रुपीज़ फीस दी और उसके बदले में आपको डॉक्टर की कितनी सर्विसेज मिल पाई? क्या वही सर्विसेज आपको 300 में तो नहीं मिल रही थी? कहीं आपने गलत डिसीजन तो नहीं लिया था? तो ये सब चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी? जब आप कुछ थ्योरीज, कुछ टेक्निक्स और कुछ डिटेल्ड नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने बुक्स में दे रखा है।
है ना। जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो आप काफ़ी स्मार्ट हो जाएंगे डिसीजन लेने में कि कितना पैसा कहाँ पे किस तरह से खर्च करना चाहिए कि हमें कम से कम पैसे में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। और बात केवल पैसे की नहीं होती, हो सकता है आप किसी एक्टिविटी में पैसा तो एक भी नहीं दे रहे हैं लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा हो। सपोज़ अगर आप एक ये जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं या कोई भी आप एक लेक्चर पढ़ते हो, एक क्लास आप पढ़ते हो, उस क्लास को आप ट्यूशन सेंटर पे जाके पढ़ते हो तो आपकी फ़ीस लगी है वहाँ पे। अगर 1 मंथ का 11-12 के सब्जेक्ट्स की फ़ीस अगर 1 मंथ की 1000 रुपीज़ है तो उसको आप 30 से डिवाइड कर सकते हैं या 26 से डिवाइड करके देख सकते हैं एक दिन का आपने कितना पे किया है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि ठीक है मैं तो अपने घर पे बड़े भैया से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, है ना। आपको आपके बड़े भाई पढ़ाते हैं, आपको किसी ट्यूशन सेंटर में जाके फ़ीस नहीं देनी होती। तो आपने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, मैं तो अपने भैया से फ्री में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, फ्री में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप अपने बड़े भाई से पढ़ रहे हैं तो आपने अपने बड़े भाई का टाइम लिया है, उन्होंने आपको टाइम दिया है और साथ ही आपने यहाँ पे क्या दिया, आपने अपने बड़े भाई से 1 घंटे क्लास ली, 1 घंटे में काफ़ी कुछ सीखा, आपको काफ़ी कुछ मिला तो आपको मिल तो गया। अब आपको लग रहा है मैंने फ़ीस तो दी नहीं है, तो मेरे खुद के भैया हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या दिया, आपने अपना टाइम दिया। इस टाइम पे आप और कुछ करके और कुछ प्रॉफिट भी कमा सकते थे। यानी चाहे आपको टाइम देना पड़े, चाहे आपको गिफ्ट्स देने पड़े, चाहे आपको पैसा देना पड़े, देना कुछ ना कुछ आपको होता ही है। ठीक है, और पढ़ाई करने में आपको क्या देना होता है सबसे ज़्यादा? यस, पढ़ाई करने के लिए आप फीस दें या ना दें वो इतना मैटर नहीं करता, ध्यान देना होता है, आपको अपना कंसंट्रेशन देना होता है, आपको अपनी मेहनत देनी होती है, आपको अपनी प्रैक्टिस देनी होती है। तो फ्री में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ों को आप फ्री समझ रहे हैं दरअसल वो भी फ्री नहीं है। आपके जो कपड़े हैं वो आपने नहीं खरीदे हैं तो पापा ने खरीदे हैं, उनकी मेहनत लगी है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ लगा है। विदाउट गिविंग एनीथिंग यू कांट गेट एनीथिंग। कुछ ना कुछ दिया गया है, किसी ना किसी ने दिया है और इसीलिए आपके पास कुछ है, आपको मिला है। दो लाइक हिम ही हैव अनलिमिटेड वांट्स। अच्छा, एक और बात है कि एक तो हम अलादीन नहीं हैं। पहली बात तो ये कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कोई अलादीन नहीं होता, और अगर कोई अलादीन हो भी जाए, मान लिया जाए कि हम अलादीन हैं भी, तो अलादीन की क्या थी, अनलिमिटेड वांट्स। अगर हमें फ्री में चीज़ें मिलने भी लगे तो भी क्या होगा, हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अलादीन के पास लैंप था और वो जीनी से कुछ भी मांगता था, इसका ये मतलब नहीं है कि अलादीन बहुत खुश था। उसकी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ती चली जाती। आज वो कुछ मांगता, फिर वो कुछ मांगता, तो इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। ठीक है, एनीवे, अलादीन के पास लैंप था, उसकी अनलिमिटेड वांट्स थी, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, उसकी इच्छाएं बढ़ रही है, वो मांग सकता है। वी डू नॉट हैव द मैजिक लैम्प। हम लोगों के पास मैजिक लैम्प नहीं है, हमारे पास सिर्फ है हमारी पॉकेट मनी। आप छोटे बच्चे हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, तो आपके पास एक लिमिटेड पॉकेट मनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं पूरे मंथ में, या आपके मम्मी के या पापा के पास एक फिक्स्ड सैलरी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खर्च किया जा सकता है। अगर उनकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है तो 50,000 रुपीज़ एक लिमिट है आपके पास मनी की। हो सकता है उनकी किसी किसी की सैलरी 5 लाख रुपीज़ हो, लेकिन वो भी एक लिमिट है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। ओके, सो अगर आप अपनी बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, जिस लाइफ में आप हो, तो आपके पास बहुत लिमिटेड सा पैसा है। कितना है? आपकी पॉकेट मनी, जो भी आपका 200-300 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपकी पॉकेट मनी होती है वही आपके पास है। एंड दैट यू गेट टू स्पेंड। आपको बस इतनी ही पॉकेट मनी मिली है। या पापा की बात करें तो उनको बस इतनी ही सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं। इफ़ यू हैड मोर ऑफ इट देन यू कुड have purchased almost all the things you wanted। अब देखो, आपके पास जो भी पॉकेट मनी है, जितनी भी है लिमिटेड, अगर वो आपको ज़्यादा मिलने लगे, इफ़ यू हैड मोर, अगर आपको ज़्यादा पॉकेट मनी मिलने लगे तो क्या होगा, देन यू वुड हैव परचेज्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स यू वांटेड। अगर आपको पॉकेट मनी की कोई लिमिट नहीं होती कि कितनी मिलनी है, अनलिमिटेड पॉकेट मनी होती, तो आप क्या करते, आप वो सारी चीज़ें खरीद लेते जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वांट्स। तो इकोनॉमिक्स का दूसरा टॉपिक है हमारा, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना है,
बार बार आएगा ये। एक चीज़ होती है वांट। वांट का मतलब होता है चाहत, किसी चीज़ को जो हमें चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ चाह, है ना, बोलते हैं कि वो चीज़ चाहिए, वांट। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि वांट। और दूसरी चीज़ होती है नीड। तो कई बार हम इन दोनों को सेम समझ लेते हैं। आई नीड एंड आई वांट में कुछ डिफरेंस है? यस, आई नीड एंड आई वांट में डिफरेंस है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। अगर आप थोड़ा हिंदी की तरफ चले, थोड़ी बहुत तो हिंदी ठीक ही होनी चाहिए सभी बच्चों की। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, यानी चीज़ों की ज़रूरत। नीड वो है जिसके बगैर काम ही नहीं चलेगा, जिसके बगैर कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। नीड वो चीज़ें हैं जो अगर हमारे पास ना हो तो हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। जैसे पढ़ाई करना, अब स्टडी की बात करें, अब वायरस आ गया, सारी दुनिया परेशान है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन अब देखिए स्टडी भी क्या है, आपकी एक नीड है, ये इच्छा नहीं है, ये ज़रूरत है आपकी। अगर आप स्टडी करते नहीं रहेंगे, किसी भी तरीके से करें, किसी से भी पूछ के करें, किसी की भी हेल्प लेके करें, सेल्फ स्टडी से करें, ऑनलाइन से करें, ऑफलाइन से करें, लेकिन आपको ये करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपको क्या हो रहा है, लॉस। आपको क्या होने लगेगा, लॉस होने लगेगा, आप नुकसान में जाने लगेंगे। आप दूसरों के मुकाबले, दूसरे बच्चों के मुकाबले कहाँ जाने लगेंगे, पीछे होने लगेंगे। और कल को जब लाइफ में कंपटीशन होगा तो आप उनसे पिछड़ जाएंगे, तो लॉस हो गया। तो पढ़ाई क्या है, आपकी नीड है, ठीक है। इसी तरीके से फूड तो बहुत ही बड़ी नीड है। सबसे पहली नीड तो इंसान की फूड है। अगर पढ़ाई भी ना हो, एक बार के लिए मान लेते हैं पढ़ाई भी अगर नहीं हो रही है, लेकिन फूड तो चाहिए, फूड नहीं होगा तो फिर तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा, पूरी हेल्थ ही लॉस हो जाएगी। तो ये भी हमारी नीड है। और बताइए, होम, घर, रहने के लिए घर, हाउस आपकी नीड है? यस, बिल्कुल। आप रोड पे नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग रहते हैं रोड पे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, वो ना के बराबर ही लाइफ जी रहे होते हैं। फूड हो गया, शेल्टर, है ना, हाउस को हम शेल्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाउस या फिर शेल्टर हमारे पास होना चाहिए। फूड हो गया, खाना हो गया, घर हो गया, ठीक है, कपड़े, जो क्लोथ्स हम पहन रहे हैं वो हो गया हमारा। ये चीज़ें सब नीड है, इनको हम कहते हैं नीड। इनके बगैर लाइफ नहीं चलेगी, या इनके बगैर लाइफ चलेगी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दूसरा है वांट। अब वांट क्या है, वांट है कि आपके पापा के पास अभी होंडा की सिटी कार है, होंडा सिटी उनके पास है, लेकिन उनकी इच्छा है कि उनके पास टोयोटा की कोई कार हो, या उनके पास डस्टर हो, या उनके पास मर्सिडीज़ हो। उनकी वांट है, वो चाहते हैं कि उनके पास मर्सिडीज़ हो, ठीक है। तो ये एक इच्छा है। होंडा सिटी के अंदर बैठ के वो उदास हैं, वो बोलते हैं देखो मेरे दोस्तों के पास मर्सिडीज़ हैं और मैं ना इस होंडा सिटी में ट्रैवल कर रहा हूँ, काश मेरे पास भी होती, काश मैं कब मुझे ये कार मिले, कब मुझे मर्सिडीज़ मिले। वो बहुत भगवान से प्रार्थनाएं करते रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये चीज़, ये मर्सिडीज़ उनकी नीड नहीं है। दिस इज़ नॉट नीड, इसे नीड नहीं बोलते। इसके बगैर भी लाइफ चल रही है, अच्छे से चल रही है। होंडा सिटी में भी आप उसी ऑफिस तक जाएंगे जिस ऑफिस में आप मर्सिडीज़ से जाएंगे, ठीक है। कुछ फ़र्क है दोनों में, काफ़ी कुछ फ़र्क है, लेकिन बेसिकली उसके बगैर लाइफ रुकने नहीं वाली है, या उसके बगैर कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। कि मर्सिडीज़ होती तो मैं ऑफिस जा सकता था, होंडा सिटी से जाना मुश्किल है, ऐसा नहीं है। मर्सिडीज़ होती तो मैं जल्दी पहुंचता, होंडा सिटी से नहीं पहुंचा जा सकता। इस तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी वो लाइफ के लिए इतने नेसेसरी नहीं है कि उनके बगैर लाइफ रुक जाए या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, नीड, नहीं सॉरी वांट, आई एम सॉरी, वो चीज़ें जिनके बगैर भी लाइफ चल सकती है, लेकिन हमें उनकी इच्छा है कि काश वो हमारे पास होती, वो चीज़ें वांट हैं। जबकि वो चीज़ें जिनकी हमें इच्छा भी है और अगर वो नहीं हुई तो लाइफ रुक जाएगी या लाइफ में कोई बड़ा ट्रबल आ जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग नीड। तो ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक। तो देखिए, अगर आपकी पॉकेट मनी अनलिमिटेड होती, अगर आप अलादीन की तरह
चलो चिराग नहीं भी होता, चिराग तो एक इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है, एक फिक्शन जैसी कोई चीज़ है। लेकिन अगर आप बहुत अमीर होते, आपके पापा बहुत अमीर होते, वो बोलते जितना पॉकेट मनी चाहिए वो ले लो, जितना मर्जी उतना ले लो, ठीक है, तो आप क्या करते, आप अपनी सारी वांटेड चीज़ों को खरीद लेते, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी आपकी चाहत की चीज़ें हैं। देखिए ज़रूरत और चाहत अलग हो गई, तो आप अपनी चाही हुई सारी चीज़ों को खरीद लेते, है ना। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आप जितनी भी चीज़ों को वांटेड थी आपके लिए उनको आप खरीद लेते अगर पॉकेट मनी अनलिमिटेड होती। लेकिन सच्चाई ये है कि पॉकेट मनी इज़ लिमिटेड। पॉकेट मनी क्या है आपकी, लिमिटेड है। तो आप अपनी वांटेड चीज़ों को, सभी वांटेड चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। यू हैव टू चूज़, आपको चूज़ करना होगा, आपको छांटना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ओनली दोज थिंग्स व्हाट यू वांट द मोस्ट, व्हाट यू वांट द मोस्ट। तो अब आपको वो चीज़ें छांटनी होंगी जो चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा, जिन चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही इसलिए होती है, इकोनॉमिक्स बेसिकली डील करता है इन्हीं दो चीज़ों से। तो इको है ना, शॉर्ट में इको लिख देते हैं, इकोनॉमिक्स को इकोनॉ लिख देता हूँ। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही इसलिए होती है, इकोनॉमिक्स हमें पढ़नी ही इसलिए पड़ती हैं कि जो गुड्स हैं या जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स समझते हैं आप, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मतलब होता है आपके जो भी चीज़ें, जैसे आप पेन है, एक स्टूडेंट के लिए पेन क्या है, रिसोर्स है। वो चीज़ें जिनका यूज़ करके हम अपनी लाइफ को चलाते हैं, अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं, उनको बोलते हैं रिसोर्स। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज कैसे होते हैं, हमेशा ही लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि आप बस निकालते रहो और वो निकलते ही रहेंगे। जैसे हम लोग पेट्रोल निकाल रहे हैं धरती से, तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल निकलता ही जाएगा, कुएं खोदते जाओ और पेट्रोल निकलता जाएगा। पेट्रोल की बहुत कमी होने वाली है आने वाले कुछ सालों में ही। तो क्योंकि पेट्रोल भी लिमिटेड है, एक दिन आएगा जब हम अर्थ के नीचे से, अर्थ के अंदर से पूरा पेट्रोल निकाल चुके होंगे और फिर हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो चीज़ें क्या होती हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि चीज़ें या रिसोर्सेज जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, फिक्स्ड हैं वो, उनकी एक लिमिट है कि वो इतने ही हैं। और दूसरा, जो दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट, वो है कि जो चीज़ें होती हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इस वर्ड को भी आपने अब थ्रू आउट याद रखना है, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारे पास चीज़ें हैं वो लिमिटेड हैं, पहली बात, और दूसरा उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अलग अलग यूजेस हैं। इसीलिए इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है। अब सोचिए अगर पैसे पेड़ में लगते या पैसे इधर उधर बिखरे होते कहीं भी, मिट्टी की तरह, पानी की तरह, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पैसे उठाओ, दुकान में जाओ, सामान ले लो, कहीं से भी पैसे उठाओ, इधर से उधर से, जैसे मिट्टी उठाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे पैसे नहीं उठाए जा सकते। पैसे बहुत लिमिटेड हैं, बहुत कम है। अच्छा, अगर पैसे लिमिटेड नहीं होते तो हम उन्हें कितना भी यूज़ कर सकते थे, फिर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन लेना, किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्योंकि वो लिमिटेड है इसलिए ये पहली प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक्स की पहली प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। और इकोनॉमिक्स की दूसरी प्रॉब्लम है कि उनके ना अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब अल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है, अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि एक ही चीज़ के एक से ज़्यादा यूजेस हैं, एक से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं हम एक चीज़ को। जैसे सपोज कि मेरे पास एक घर है, हर वो चीज़ रिसोर्स होती है जो हमारी ज़रूरत पूरा करती है। तो हमारा जो हाउस है वो हाउस भी एक रिसोर्स है। दिल्ली के अंदर लिमिटेड हाउस होगा मेरे पास,
दिल्ली के अंदर क्या, धरती पे कहीं भी हो, घर अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है, उनकी एक लिमिट है। बहुत सारे घर तो है नहीं मेरे पास, तो एक घर है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास। और दूसरी स्पेशलिटी क्या है, इस घर के अल्टरनेटिव यूज़ हैं। देखो, इस घर के अल्टरनेटिव यूज़ क्या है, इस घर को मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस घर का अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब एक से ज़्यादा यूज़। तो घर के एक से ज़्यादा यूज़ होते हैं, यस होते हैं। देखते हैं कैसे घर के एक से ज़्यादा यूज़ कैसे हैं। ये जो मेरा घर है, घर का पहला यूज़ है कि मैं इस घर में रह सकता हूँ, ठीक है। एक यूज़ समझ में आ गया कि मैं इसमें रह सकता हूँ। अच्छा, चलिए दूसरा यूज़ समझते हैं। इस घर का दूसरा यूज़ ये है, पहला यूज़ है कि मैं रह सकता हूँ इसमें, लिव। दूसरा यूज़ है कि मैं इस घर को रेंट पे दे सकता हूँ, किराए पे दे सकता हूँ किसी को, ठीक है, रेंट पे दे सकता हूँ इस घर को। तीसरा यूज़ है कि मैं इस घर को बेच के, सेल करके और कुछ पैसे लेके उनसे एफडी या शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे और भी यूजेस के बारे में आप सोच सकते हैं। मैं इस घर को ऐसा करता हूँ कि ट्यूशन सेंटर बना देता हूँ। देखिए, मैं इसे ना तो किराए पे दूंगा, ना इसमें रहूँगा, ना ही मैं इसे बेचने वाला हूँ। मैं यहाँ ट्यूशन सेंटर बना देता हूँ, तो भी मैं यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे फ़ायदा हो सकता है। तो रहने के लिए यूज़ हो सकता है, रेंट के लिए यूज़ हो सकता है, बेचने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैसे इससे आ सकते हैं आपको। और ट्यूशन सेंटर यहाँ खुल सकता है, यहाँ पे कोई डॉक्टर का क्लिनिक खुल सकता है। तो कितने सारे इसके यूजेस हैं। तो क्योंकि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं गिने चुने, और उन रिसोर्सेज के भी एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं। तो क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, और उनकी एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो सकते हैं, उनके एक से ज़्यादा यूजेस हो सकते हैं, इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखते हैं क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है और कैसे इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है। माना आपके पास एक घर है, आपने उसमें खोला ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन सेंटर खोला तो आपके पास आने लगे वहाँ पे मान लेते हैं कि 20 बच्चे, ठीक है। अब 20 बच्चों से आप बहुत कम फीस ले रहे हो। आपने सोचा कि 500 रुपये फ़ीस लेते हैं, ठीक है। तो आपको कितनी फ़ीस मिल रही है, ओनली 10,000 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, आपका जो घर है वो 2 बेडरूम वाला घर है, ठीक है। तो 2 BHK के घर में आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आपको 10,000 रुपीज़ आ रहा है। तो आपको लग रहा है तो काफ़ी प्रॉफिट, ठीक है, अच्छा खासा है। 10,000 मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 10,000 तो आ रहा है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर इसी घर को आप रेंट पे दे देते हैं, किराए पे दे देते हैं, तो आपको 2 BHK का 14,000 के आसपास किराया आ जाएगा। अब बताइए, अब आप यहाँ ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, दिन भर आप इतने बच्चों के साथ सर दर्द मोल लेते हैं, और तब आपको 10,000 मिलता है। जबकि आप इसे रेंट पे दे दोगे तो आपको 14,000 मिल जाएगा। तो एक घर के अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं, अलग अलग यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए हमें इकोनॉमिकली सोचना होता है, स्मार्ट डिसीजन लेना होता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या करने में मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो एनीवे, अब हमारा टाइम भी एंड होने वाला होगा। इकोनॉमिक्स का हमने डेफिनेशन पढ़ा, और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के साथ साथ इकोनॉमिक्स की ज़रूरत भी हमने महसूस की। इकोनॉमिक्स क्या है, किस चीज़ से डील करती है, और आखिर वो क्यों ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो फालतू नहीं हैं, बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें हैं हमारे पास हैं। और उन गिनी चुनी चीज़ों के भी, उन गिनी चुनी लिमिटेड चीज़ों के भी बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और हमें ये सीखना होगा कि उसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है, उसका बेस्ट यूज़ क्या है। अगर मेरे पास घर है तो उसका मैं बेहतरीन क्या इस्तेमाल करूँ। वहाँ पे होटल खोल दूँ, उसमें पेइंग गेस्ट रख लूँ, उसमें ट्यूशन सेंटर्स खोल दूँ, क्लिनिक खोल दूँ, या उसमें रहने लगूँ। तो ये सारी चीज़ों के बेस्ट यूजेस के बारे में सोचने का ही सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे, और ख़ासकर ये जो सब्जेक्ट आज हमने लिया है स्टैटिस्टिक्स, डाटा हैंडलिंग जिसे आप बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग के नाम से ये चैप्टर था आपके पास, वैसे इस चैप्टर का नाम होता है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स आपको सिखाएगी कि आप कैसे बेहतरीन डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में, बेहतरीन इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, आपको कम से कम देना पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो अगेन
मार्शल की थ्योरी से हमने शुरू किया था। मार्शल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऑर्डिनरी आदमी के लाइफ के ऑर्डिनरी बिजनेस को डील करती है, जिसमें कि आदमी कभी कंज्यूमर है, कुछ खरीदने वाला या कुछ बेचने वाला। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो भी आपको पैसे का ध्यान रख के खरीदना है। किसी चीज़ को खरीदते हुए भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं क्या? खरीदने में भी प्रॉफिट होता है क्या? चलो, चीज़ों को बेचने में तो प्रॉफिट होता है, यस। अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ, कोई सामान मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है। क्या किसी चीज़ को खरीदने में भी प्रॉफिट लिया जा सकता है? यस, ऑफ कोर्स, खरीदने में भी प्रॉफिट लिया जा सकता है। अगर आप उस चीज़ को सस्ते रेट में खरीद लें, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ किसी भी तरह से आप कम दामों में खरीद लें, तो आपने क्या पहुंचाया है? अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया है। तो खरीदना भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बेचना भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमें बहुत ध्यान से डिटेल में एनालिसिस करके समझने की ज़रूरत होती है। इकोनॉमिक्स की गहरी समझ होने की हमें ज़रूरत होती है। रीज़न कि जितनी भी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हैं, वो लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड नहीं हैं, लिमिटेड हैं। उनकी एक लिमिट है कि वो इतनी ही रहेंगी हमारे पास, और उनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं। अच्छा, अगर अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होते, सोचो कि घर केवल रहने के लिए होता। अगर मेरे पास बहुत दूर दराज घर है, बहुत दूर गांव में कहीं मेरे पास एक घर है, तो अब उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, उसका एक ही इस्तेमाल है कि उसमें रहा जा सकता है। किराएदार उधर आता नहीं कोई, ठीक है, किराया कोई देगा नहीं, होटल वोटल तो सोच भी नहीं सकते, डॉक्टर क्लिनिक कुछ भी उसका यूज़ नहीं हो सकता वहाँ पे। तो देखिए, अगर मेरे पास गांव में एक घर है तो कोई प्रॉब्लम, फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म है, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब कुछ सोचना पड़े। अब गांव में घर है तो कुछ सोचना ही नहीं, उसमें रहो, रहने के अलावा उसका कोई यूज़ है ही नहीं। यस। लेकिन अगर आपके पास दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर घर है, तो फिर समस्या शुरू हो जाएगी। किस बात की समस्या? सिलेक्शन की प्रॉब्लम। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम इकोनॉमिक की इन्हीं दो प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, ठीक है। इनको और डिटेल में समझेंगे। पहली प्रॉब्लम को बोलते हैं स्कैरसिटी, ठीक है। पहली प्रॉब्लम को बोलते हैं स्कैरसिटी। जो चीज़ें हैं वो स्कैर हैं। स्कैर का मतलब कि बहुत कम है, लिमिटेड है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। दूसरी जो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन। तो आज हमने इकोनॉमिक्स का केवल इंट्रोडक्शन फेज पढ़ा, इकोनॉमिक्स क्या है और उसके अंदर हम किस तरह की एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो यही होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की दो प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, स्कैरसिटी, चीज़ें बहुत कम हैं, स्केयर हैं। और दूसरी प्रॉब्लम कि जो चीज़ें हैं उनके बहुत सारे यूज़ हैं, हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं उनके एक से ज़्यादा यूजेस हैं, और क्योंकि उनके एक से ज़्यादा यूजेस हैं इसलिए दूसरी प्रॉब्लम है सिलेक्शन, कि हम सेलेक्ट कैसे करें। एनीवे, ये वाले टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे।